कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे केसेस की जिसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस अदालत को ये लगने लगता है कि कहीं पर कंप्लेनेंट कोई बात छुपा रहा है या कंप्लेनेंट की मंशा में उनको संदेह होने लगता है और जिस तरह से केस शुरू होता है अंत तक आते आते उसका पूरा रुख ही बदल जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अदालतें नोट करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंज्यूमर्स के जानने के लिए बहुत आवश्यक बात है कि कैसे यदि आपकी कंप्लेंट में कहीं कुछ इंटेंशन गलत है, किसी दूसरे व्यक्ति को फंसाने की इंटेंशन है और आपका केस एक्चुअली वो केस नहीं है जिसको आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो अदालतें उसको भी बड़ी बारीकी से देखती हैं और जब अगर पकड़ में आ जाते हैं तो आपका नुकसान एक तो ये होता है कि केस डिसमिस हो जाता है, साथ ही कोर्ट आप पर पेनल्टी भी लगा सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास हैं जिनके बारे में चर्चा की जा सकती है। मैं आज कुछ केसेस के बारे में आपको बताऊंगी कैसे केस डेवलप होते होते एक नई दिशा ले लेता है और कंज्यूमर्स सक्सेसफुल नहीं होता अपने केस को एक अंजाम तक पहुंचाने में। अब हम एक केस लेंगे जो कार वर्कशॉप के अगेंस्ट एक कार ओनर ने किया। कार ओनर की शिकायत ये थी कि उसने वर्कशॉप में काम करवाया, 10,000 रुपया खर्च किया और नेक्स्ट डे उसको आगरा जाना था दिल्ली से। आगरा के रास्ते में ही 10-15 किलोमीटर चलते ही उसकी गाड़ी खराब हो गई। खराब होने के बाद अपनी गाड़ी को टो कर क्रेन की मदद लेकर मथुरा ले गया और मथुरा में जाकर उसने गाड़ी ठीक कराई। 21,000 उसने उस पर खर्च किया। लौट आने पर उसने उस कार गैरेज के अगेंस्ट केस डाला कंज्यूमर कोर्ट में, ये कहकर 10,000 मैंने खर्च किया और उसके बावजूद भी मुझे रास्ते में जाकर 21,000 नेक्स्ट डे ही खर्च करना पड़ा। तो अपनी कंपनसेशन मांगी, 21,000 का खर्चा वापस मांगा और लिटिगेशन चार्जेस मांगे। शुरू में जैसे अमूमन होता है, कंप्लेंट है तो उसको उसी दृष्टि से देखा गया। अपोजिट पार्टी को नोटिस इशू किया गया। अपोजिट पार्टी ने आकर अपना रिटर्न स्टेटमेंट दिया। रिटर्न स्टेटमेंट में अपोजिट पार्टी ने बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर बताई। अपोजिट पार्टी का ये डिफेंस था कि पार्टी ने 10,000 रुपया दिया किंतु चेक की फॉर्म में दिया और जब वो चेक बैंक में सबमिट किया गया तो चेक डिसऑनर हो गया। चूंकि चेक डिसऑनर हुआ तो उन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर सेक्शन 138 में केस डाला। चेक के डिसऑनर होने पर कोर्ट ने कंप्लेनेंट को नोटिस इशू किया और उसी की प्रतिक्रिया में और उस केस से बचने के लिए कंप्लेनेंट ने अब ये शिकायत इस कोर्ट में लगाई है। एक इशू तो ये था। संशय शुरू हो गया, इस बात की तहकीकात की गई। अपोजिट पार्टी ने नोटिस भी दिखाया और जो क्रिमिनल कंप्लेंट 138 में लगाई थी उसकी भी कॉपी लाके दी। ये तो एक एस्पेक्ट था। बाद में जब हमने कंज्यूमर के डॉक्यूमेंट्स को चेक किया तो डॉक्यूमेंट्स में एक लकुना और निकल आया। कंज्यूमर का कहना था, मैंने मथुरा में किसी वर्कशॉप में अपनी गाड़ी टो कर लेके गया और वहाँ पर अपना रिपेयर कराया और 21,000 रुपया खर्च किए, 21,000 का बिल भी सबमिट किया। बिल ठीक पाया गया किंतु जो उसने क्रेन से टो कर ले जाने के 2,500 का क्लेम किया था, उस रसीद को देखने से बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि वो रसीद क्या थी? वो रसीद मथुरा से दिल्ली टो कर लाने की रसीद थी। गलती से बन गई क्योंकि जब मथुरा में जाकर गाड़ी ठीक हो गई तो गाड़ी तो आगे चल पड़ी। 21,000 खर्च हुआ तो गाड़ी तो आगे चल पड़ी और गाड़ी आगरा गई। आगरा से आने के बाद कंप्लेंट लगाई। क्रेन से टो कर लाने की जो रसीद थी वो मथुरा से दिल्ली तक की थी। अब आश्चर्य इस बात का था कि अब मथुरा से टो कर गाड़ी दिल्ली क्यों लाई गई, जबकि कंप्लेनेंट का कहना था
कि मैंने तो अपनी गाड़ी मथुरा में किसी वर्कशॉप से ठीक कराई और उस वर्कशॉप का रसीद भी दी। यहाँ पर छानबीन से ये पता चला कि कंज्यूमर की कंप्लेंट टोटली गलत है, क्योंकि उसने 138 की उस शिकायत से बचने के लिए यहाँ पर कंप्लेंट लगा दी, और कंप्लेंट लगाने में चूंकि रसीदें झूठी थी, एक रसीद पकड़ में आ गई और कोर्ट का ये संशय सही निकला, और अंततः कोर्ट ने न केवल उस कंप्लेंट को डिसमिस किया बल्कि साथ ही 10,000 का फाइन भी कंप्लेनेंट पे लगाया। देखिए, आपकी कंप्लेंट सही है, आपको किसी ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट शिकायत है, शिकायत तो बनती है और शिकायत करिए, और जो भी आपका लॉस हुआ है, जो भी आपको मेंटल हरासमेंट हुई है और जो भी आपका लिटिगेशन चार्जेस है, ये कंज्यूमर कोर्ट्स इसी बात के लिए बने हैं। किंतु कंज्यूमर कोर्ट आपको किसी दूसरे केस से बचाने के लिए भी नहीं बने और झूठी कंप्लेंट लगाने के लिए भी नहीं बने और दूसरी पार्टी को हैरास करने के लिए भी नहीं बने। ये एक केस था जिसमें लीक से हटकर ऑर्डर हुआ। इसी तरह से एक और केस था, उसमें भी लीक से हटकर ऑर्डर हुआ। मेडिकल नेग्लिजेंस का केस था। जो फैक्ट्स सामने रखे गए उस फैक्ट्स के आधार पर नेग्लिजेंस बनती थी, और केस डेवलप होते होते जब अंत तक पहुंचा तब जाकर एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट सामने आया जिसने पूरी तस्वीर ही बदल दी। ये मैटर था कॉस्मेटिक सर्जरी का। एक महिला ने अपनी ब्रेस्ट की कॉस्मेटिक सर्जरी कराई। एक ब्रेस्ट का साइज छोटा था और उसको बैलेंस करने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करने के लिए क्लिनिक को कांटेक्ट किया गया। क्लिनिक ने अपनी पूरी जो भी प्रोसेस होता है उसके साथ सर्जरी की। सर्जरी ठीक हो गई, किंतु सर्जरी होने के कुछ दिन बाद महिला को बहुत इरिटेशन होने लगी, दर्द होने लगी, और वो अनबियरेबल जब हो गई तो वो किसी और डॉक्टर के पास गई और वहाँ पर जाकर दोबारा सर्जरी हुई। दोबारा सर्जरी होने के बाद वो महिला ठीक हो गई। ठीक होने के बाद मेडिकल नेग्लिजेंस का केस कंज्यूमर कोर्ट में डाला गया। संयोग की बात है कि महिला के पति डॉक्टर थे, स्वयं डॉक्टर थे, और सारी लीगल टर्मिनोलॉजी को जानते थे और सारे प्रोसेसेस को भी जानते थे। उन्होंने पूरे दमखम के साथ आर्गुमेंट्स किए, लिटरेचर लाके लगाया, एक्सपर्ट ओपिनियंस भी लगाई कि ये केस था और इसमें डॉक्टर्स ने ये इलाज किया। नहीं पता इलाज में कहाँ गड़बड़ी हुई, किंतु इसमें इरिटेशन हुई महिला को और उसको दूसरी सर्जरी करवानी पड़ी, और जहाँ से दूसरी सर्जरी करवाई वहाँ से सर्टिफिकेट लाया गया कि यहाँ पर इसकी दोबारा सर्जरी हुई, क्योंकि उसमें रैशेस हो गए थे, दर्द हो रही थी, तकलीफ थी। उस तकलीफ को दूर करने के लिए दोबारा सर्जरी की गई। अब ये सारी चीज़ें सामने आ गई। नेग्लिजेंस लगती थी क्योंकि दोबारा ऑपरेशन होने पर जब वो महिला ठीक हो गई तो इसका मतलब ये है कि पहली वाली सर्जरी ठीक नहीं थी। जांचते जांचते, सारी चीज़ों को देखते परखते और एक्सपर्ट ओपिनियंस को देखते देखते और उस रिपोर्ट की जांच की गई जो दूसरी सर्जरी में दी गई थी, तो उसमें ये पाया गया कि पहली सर्जरी में जो गलती हुई थी वो ये कि चूंकि महिला की पहले सर्जरी हो चुकी थी कैंसर के कारण, लेडी को कैंसर हुआ था, कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ था और उसके सारे टिश्यूज डेड किए गए थे और इसलिए वो ब्रेस्ट का साइज भी छोटा हो गया था। दोबारा जो सर्जरी की गई उसमें ये बताया गया था कि कैंसर या किसी भी पहले ट्रीटमेंट होने के बाद टिश्यूज को रिवाइव करने का प्रोसेस पहले करना पड़ता है, जो कि इस सर्जरी में नहीं किया गया था। दूसरी सर्जरी में पहले टिश्यूज को रिवाइव करने का ट्रीटमेंट दिया गया, फिर सर्जरी की गई और उसको फिर पूरी कॉस्मेटिक सर्जरी के साथ ब्रेस्ट को ठीक किया गया और अब अंततः सर्जरी ठीक होने के बाद लेडी कंप्लीटली परफेक्टली ऑल राइट थी और उसको कोई तकलीफ नहीं थी। ये रिपोर्ट देखते ही कोर्ट का माथा ठनका और फिर से एक एविडेंस ली गई उन
लेडी से, कंप्लेनेंट से और उसके हस्बैंड से, दोनों से, कि आप ये बताइए कि क्या इसका पहले कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ था। और एफिडेविट में दोनों ने एडमिट किया कि कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ था। जब कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ था तो मेडिकल साइंस में टिश्यूज को रिवाइव करने के लिए एक डिफरेंट टाइप की पैडिंग पहले करने की आवश्यकता थी, उसके बाद कॉस्मेटिक सर्जरी की जा सकती थी। ये फैक्ट जब कंप्लेनेंट ने बताया ही नहीं तो वो सर्जन जिसने कॉस्मेटिक सर्जरी की है उसका कोई दोष बनता ही नहीं है। उसने नॉर्मल सर्जरी की है जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। ये फैक्ट्स यदि उनको पता होता तो वो भी उसी तरह से पहले पैडिंग करते और उन टिश्यूज को रिवाइव करने का ट्रीटमेंट पहले देते और बाद में सर्जरी करते। तो यहाँ पर फैक्ट्स छिपाया गया था कंप्लेनेंट के द्वारा। इस कारण सारा केस अंत तक बिल्कुल आर्गुमेंट स्टेज पर जाकर पहुंच चुका था, जबकि मेडिकल नेग्लिजेंस प्रूव होते होते बची। और ये फैक्ट सामने आते ही दूसरे क्लिनिक का जहां पर दूसरी बार सर्जरी हुई उसकी रिपोर्ट से जब ये बात रिवील हुई तब मैटर पूरा डिफरेंट हो गया। यहाँ भी न केवल कंप्लेंट डिसमिस हुई बल्कि कंप्लेनेंट पर यहाँ भी 10,000 का फाइन लगाया गया। तो फ्रेंड्स, हमारा कहना का अभिप्राय ये है कि अदालतें माइन्यूटली सारी चीज़ को देखती हैं, किंतु फैक्ट्स की क्लैरिटी और फैक्ट्स की सच्चाई कंज्यूमर को ही पता होती है। कंज्यूमर जो लिख कर देगा केवल उसी आधार पर केस चलेगा, किंतु इन बिटवीन यदि कोई फैक्ट गलत पाए जाते हैं तो उसमें कंप्लेनेंट की कंप्लेंट तो नहीं चलेगी बल्कि उस पर दंड भी लगाया जा सकेगा। ये था कंज्यूमर कोर्ट्स किस तरह से लीक से हटकर भी ऑर्डर करते हैं जब कहीं पर भी कंप्लेनेंट की मंशा पर संदेह होता है और ये लगता है कि कंप्लेनेंट ने शिकायत गलत की है, दूसरे को फंसाने के लिए की है या कुछ बेनिफिट लेने के लिए की है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसी तरह के बहुत सारे केसेस हमारे पास हैं जिन केसेस के बारे में आपको बताना मैं समझती हूँ कि आवश्यक है। हम अगले एपिसोड में और कुछ केसेस को लेंगे ताकि आप ये जान सकें कि कहाँ पर कंप्लेनेंट भी गलती करता है, यदि तो कंप्लेनेंट सक्सेसफुल नहीं होगा अपने केस में। ये समझ लीजिए कि पहली बात है, पहली शर्त है, ये अदालतें आपकी मदद के लिए बनी हैं और इन अदालतों में आप बड़ी ही क्लियर मंशा लेकर आइए। आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको कोई राहत मिल सकेगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए और पसंद हो तो लाइक करिए। हम फिर मिलेंगे एक नए इशू के साथ। थैंक यू वेरी मच।